हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस एकेडमी। आज की वीडियो में हम पारसी वैसी शैली को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक के कंप्लीट कर लिए थे। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। टू सफ़र हुज विच होप्स थिंग्स इनफाइनाइट इज़ रिटन बाई शैली, वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स या लॉर्ड बायरन। किसके द्वारा लिखा गया है? इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीबी शैली के द्वारा लिखा गया है। और ये जो लाइन ली गई है ये कहाँ से ली गई है? प्रोमेथियस अनबाउंड। आपको पता है प्रोमेथियस अनबाउंड लिखा था पीबी शैली ने। इट इज़ अ लिरिकल ड्रामा। क्या था? लिरिकल ड्रामा था। 1890 में लिखा गया था और 1820 में पब्लिश्ड होता है। ध्यान रखिएगा। और इसका मतलब क्या होता है? आशा के टू सफ़र हुज, आशा के असीम कष्टों को सहना, या हम कह सकते हैं उन कष्टों को सहना जिसे आशा अनंत समझती। इनफाइनाइट मीन्स अनंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। Which famous romantic poem begins with the line "Hail to thee, believe the spirit, but thou never wert"? Hail means होता है वेलकम, टू दी, believe the spirit किस पक्षी के लिए ये कह रहे हैं? ओ टू अ नाइटिंगेल, टू द कुको, टू अ स्काईलार्क, टू द डेजी। 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू अ स्काईलार्क। आपको पता है कि पीबी शैली का जो पोएम है टू आ स्काईलार्क, वो क्या है? ओड है। और ये कब कंप्लीट किया था पीबी शैली ने? 1820 में। 1820 में इसे कंप्लीट किया था। और जो पोएम है ये क्या है? अनकन्वेंशनल फॉर्म फीचर्स अ सॉन्ग लाइन राइम स्कीम, यानी कि एक सॉन्ग की तरीके से है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि टू आ स्काईलार्क और ओ टू द वेस्ट विंड पीबी शैली की एक बहुत ही अच्छी पोएम है। इसका मतलब होता है हेल टू दी, आपका स्वागत है, ब्लीड द स्पिरिट, उस पक्षी को कह रहे हैं, स्काईलार्क को कह रहे हैं। बट दाउ नेवर वर्ड, तुम कभी पक्षी थे ही नहीं, है ना। इसका मतलब इसको क्या कह रहे हैं? बल्कि एक अमर है, आनंदमय आत्मा के रूप में संबोधित किया गया है यहाँ पर। ठीक है ना, स्काईलार्क को पीबी शैली ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। पीबी शैली वाज एक्सपेल्ड, एक्सपेलमेंट निकाल दिया गया था, फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ड्यू टू द पब्लिकेशन ऑफ, किसके पब्लिकेशन के कारण उनको ऑक्सफोर्ड से निकाल दिया गया था? द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, ट्रायम्फ ऑफ लाइफ, द मास्क ऑफ एनार्की। 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। इन्होंने ये पम्पलेट लिखा था, है ना। इसकी वजह से उनको कहाँ से निकाल दिया गया था? एक्सपेल्ड कर दिया था। प्रोफेसर ने जब इनको जाना कि इन्होंने ये चीज़ लिखा है तो इनको बुलाया गया और उसके बाद इनको एक्सपेल्ड कर दिया गया था। ठीक है ना। और कब लिखा था? उस समय 1811 में ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। ध्यान रखिएगा। और इनके साथ इनके एक फ्रेंड भी थे, थॉमस हॉग। ठीक है ना, थॉमस हॉग, उन दोनों को साथ साथ क्या कर दिया गया था? बाहर निकल गया था, पीबी शैली और थॉमस हॉग। तो ध्यान रखिएगा, नेसेसिटी ऑफ एथिज्म के कारण इनको यूनिवर्सिटी से एक्सपेल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, और बहुत ही फेमस लाइन आपके सामने है। इफ़ डैश से क्या आएगा? कैन, इसके बाद है बी फार बिहाइंड, विंटर स्प्रिंग, ऑटम समर, विंड रेन, स्प्रिंग विंटर। आपको पता है कि फेमस लाइन है, इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। इसका मतलब है यदि विंटर आ चुकी है, विंटर कम्स, है ना, तो कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, क्या स्प्रिंग यानी कि बसंत जो है दूर हो सकता नहीं। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं। तो ये कहाँ से ली गई है? फेमस
ओड टू द वेस्ट विंड। पीवी शैली की क्या है, मास्टरपीस, है ना। और कहाँ पूछा जाता, बार बार ध्यान रखना, ये टेरेसा रिमा में लिखी गई है। टेरेसा रिमा, ये लाइन बहुत पूछा जाता है, किस में लिखी गई, टेरेसा रिमा। ध्यान रखिए, ओड टू द वेस्ट विंड किस में लिखी गई, टेरेसा रिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स यूज एज टेरेसा रिमा। कौन सी पोएम टेरेसा रिमा में लिखी गई है। जॉन किट्स ओड टू अ नाइटिंगेल, पीवी शैली ओड टू द वेस्ट विंड, विलियम वर्ड्सवर्थ सॉलिटरी रिपर, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन यूलिसिस। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभी हमने बात की थी, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी के अलावा आपको ध्यान रखना है, नेट में भी पूछा गया है। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेरेसा रिमा पीवी शैली की ओड टू द वेस्ट विंड में लिखी गई है, यानी कि वेस्ट विंड मास्टरपीस है पीवी शैली की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टीच मी हाफ द ग्लैडनेस दैट thy brain must know, such harmonious madness from my lips would flow, the world should listen then as I am listening now, whose lines are these। ये लाइन्स किसकी हैं, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखी गई हैं। और क्या कह रहे हैं, टू whom आर द एड्रेस, किसको एड्रेस की गई हैं। किसको एड्रेस की गई हैं, जॉन किट्स द नाइटिंगेल, पीवी शैली टू अ स्काईलार्क, विलियम वर्ड्सवर्थ द वाई वैली, रॉबर्ट ब्राउनिंग द ग्रामेरियन, रॉबर्ट वैली द ग्रामेरियन। तो जो 36 है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, पीवी शैली टू अ स्काईलार्क। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब समझ लेते हैं। टीच मी हाफ द ग्लैडनेस, इसका अर्थ है कि कभी पक्षी की असीम खुशी का केवल आधा हिस्सा ही सीख जाए तो वह दुनिया को क्या कर देगा, मंत्रमुग्ध कर देगा, है ना। मंत्रमुग्ध कर देने वाली कविता लिख सकता है। कह रहा फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो, द वर्ड वुड लिसन देन एंड एस आई एम लिसनिंग टू। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसी दिव्य लयबद्ध और पागल कर देने वाली जो प्रेरणा है, कब का मानना है कि यदि उसे उस पक्षी की खुशी का आधा भी हिस्सा मिल जाए तो उसकी कविता दुनिया को वैसे मंत्रमुग्ध कर देगी जैसे अभी वह उस पक्षी के गीत को सुन रहा है, ठीक है ना। तो वो स्काई लार्क की गीत को सुनकर ये सब लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। पीवी शैलीज जूलियन एंड मडालो, पीवी शैली की जूलियन मडालो इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन जूलियन एंड काउंट मडालो, हु डू दीज टू कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट। ये दो कैरेक्टर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जूलियन और मडालो। जूलियन रिप्रेजेंट्स किट्स एंड काउंट मडालो बायरन, लॉर्ड बायरन की बात हो रही है यहाँ पर। जूलियन रिप्रेजेंट शैली एंड काउंट मडालो रिप्रेजेंट्स बायरन। जूलियन रिप्रेजेंट्स शैली एंड काउंट मडालो विलियम गॉडविन। जूलियन रिप्रेजेंट्स मैरी शैली, काउंट मडालो विलियम गॉडविन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जूलियन और मडालो में जूलियन किसको रिप्रेजेंट करता है और काउंट मडालो किसको रिप्रेजेंट करती हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जूलियन जो रिप्रेजेंट करता है वो शैली, काउंट मडालो लॉर्ड बायरन को। तो क्या था, जूलियन मडालो एक कन्वर्सेशन 18 और 19, ध्यान रखिएगा 19 में इज अ पोएम इन 617 लाइन्स ऑफ इमजैम्ड heroic couplet by P.V. Shelley, published posthumously in 1824। 1824 में लिखा गया था इनके मरने के बाद, ध्यान रखिएगा। द पोएम इज इंस्पायर्ड बाय कन्वर्सेशन Shelley हैज़ विद बायरन इन वेनिस 1818।
सैली और बायरन की बीच की जो कन्वर्सेशन थी जो वेनिस में उन्होंने 1818 में किया था, उसको इसमें प्रदर्शित किया गया है, चित्रित किया गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, द मास्क ऑफ एनार्की। द मास्क ऑफ एनार्की बाई सैली इज अ पास्टोरल पोएम अबाउट द एविल्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्रांति पर, अ पोएम अबाउट द करप्शन रैम्पेंट इन यूरोप, a play about the civilization crisis in Europe, a poem of political protest written in response to Peterloo massacre। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 38 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, अ पोएम ऑफ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट रिटन इन रिस्पॉन्स टू पीटरलू मसाकर, यानी कि ये जो मास्क ऑफ एनार्की है ये ऑप्शन नंबर डी को रिप्रेजेंट्स करता है। और ये क्या है ना, ये एक ब्रिटिश पॉलिटिकल पोएम है और 1819 में लिखा गया था, ध्यान रखिएगा। 18 पॉलिटिक्स में ज़्यादा ही इंटरेस्ट रखते थे पीवी सैली, इसलिए उन्होंने क्या किया था, पॉलिटिक्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी थी। और ध्यान रखिएगा इनके फादर खुद ही एक बड़े पॉलिटिक्स थे, बहुत अच्छे नेता थे, तो उनका असर दिखने को मिलता है उनकी पोएम्स में। 1890s में लिखा था, ध्यान रखिएगा, सैली फॉलोइंग द पीटरलू मैसाकर ऑफ दैट ईयर, ठीक है ना, उसी साल उन्होंने इस पोएम को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, इन द लास्ट स्टेंजा ऑफ ओड टू द वेस्ट विंड, वेस्ट विंड की लास्ट स्टेंजा में सैली इन्वेक्स द वेस्ट विंड टू मेक हिम हिज। सैली इन्वोक करते हैं वेस्ट विंड को टू मेक हिम हिज, यानी कि कैसे, एसेस, प्रोफेसी, लायर या कंपेनियन, क्यों कैसा बना दें। तो 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। लॉयर क्या होता है? लॉयर मीन्स होता है बीड़ा। अब जहाँ आपको पता होगा पहले बीड़ा बजाया जाता था, तो लॉयर इंग्लिश। तो इसमें क्या करते हैं, इस स्टेंजा में क्या कहते हैं, ओ टू द वेस्ट विंड जो है, इसमें क्या सैली इन्वेक्स करते हैं वेस्ट विंड को टू मेक हिम, उसको उनको कैसा बना दो, इस लायर, अपने यानी कि बीड़ा की तरह, ताकि वो मधुर आवाज़ निकलती रहे उससे। इन हिज लास्ट स्टेंजा द पोएट बिकम्स द वर्ड्स विंड्स इंस्ट्रूमेंट, उस विंड का क्या बनना चाहता है, इंस्ट्रूमेंट बनना चाहता है। दिस इज अ सिंबल ऑफ पोएट्स ऑन पॉजिटिवली टूवर्ड्स द विंड, he becomes his musician and the wind breathes become his breath, ठीक है ना, यानी कि वो विंड का क्या बनना चाहता है, ब्रीथ बनना चाहता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, आर ड्राइवन लाइक घोस्ट फ्रॉम एन एन्चेंटेड फ्लिंग, हु आर व्हाट इज ड्राइवन लाइक घोस्ट इन सैलीज ओड टू द वेस्ट विंड, द वेस्ट विंड, द डेड लीव्स, द विंग सीड्स, द क्लाउड्स। तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेड लीव्स। हम इसका मतलब समझ लेते हैं पहले। सैली ने ओड टू द वेस्ट विंड के जो फर्स्ट कैंटो था, इसमें क्या करते हैं सैली, पोएम्स को समन्स करते हैं द वेस्ट विंड, यानी कि बुलाते हैं, समन्स का मतलब बुलाते हैं। लाइकिंग किसके, द लीव्स इट ब्लो ऑफ द ट्रीज टू डिक्रीज मल्टीट्यूड्स, और क्या कहते हैं कि भूतों की तरह भागती हुई सूखी पत्तियां बताते हैं, ठीक है ना, मर चुकी सूखी पत्तियां। और सैली ने पत्तों को ऐसे भूतों की तरह वर्णित किया है जो किसी, यानी कि जादूगर, जो आप कह सकते हैं जो हवा है, हवा से डरकर भाग रहे हैं, यानी कि वो भागते रहते हैं, है ना, जब हवा चलती है तो पत्तियां भागती रहती हैं। इस तरीके से उन्होंने इसका वर्णन किया है डेड लीव्स का, कहाँ पर, ओड टू द वेस्ट विंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, मैन ऑफ इंग्लैंड वेयर फॉर प्लो फॉर द लॉर्ड्स हु ले ए लो, वेयर फॉर वीव विथ टॉयल एंड केयर द रिच ड्रॉफ्स योर टैरेंट्स वियर। ध्यान रखिए, बहुत फेमस लाइन है। द अबव लाइन्स आर फ्रॉम द पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ, कीट्स, सैली या टेंसन। जो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा
वो ऑप्शन नंबर सी सैली। सैली ने इस चीज़ को लिखा है, लेकिन ये कहाँ लिखा है इसको हम समझ लेते हैं। सैली ने लिखा था इस लाइन को, कहाँ लिखा था, अ सॉन्ग मैन ऑफ इंग्लैंड। ध्यान रखिएगा पूरा क्या टाइटल था, अ सॉन्ग मैन ऑफ इंग्लैंड रिटन बाय बीबी सैली। और इसमें क्या स्पीकर क्या कह रहे हैं, स्पीकर स्पीकिंग डायरेक्टली टू द मैन ऑफ इंग्लैंड इन व्हाट टुडे वी रिकॉग्नाइज एज मार्क्सिस्ट टोन। द पीपल ऑफ इंग्लैंड आर वास्ट प्रोलेटरिस्ट। अब ध्यान रखिएगा इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम एक बार समझ लेते हैं। जो हिंदी में इसका मतलब होता है कि ध्यान रखिएगा सैली ने एक श्रमिक वर्ग के लिए चुनौती दी है इसमें, जिसमें उन्होंने सवाल उठाया कि वे दमनकारी शासक वर्ग, यानी कि जो यहाँ कह रहे हैं टायरेंट वियर, वो शासक वर्ग जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिच लोग, वो जो धन होती है और विलासता यानी कि अमीर वर्ग है ना, मेहनत नहीं करते हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी सारी चीज़ें धन और विलासता की उनके पास होती हैं, और वो गरीब जो मेहनत करता है वो उनका शोषण भी करते हैं। इस तरीके से ये क्या करना चाहते थे, या श्रमिकों से आग्रह करते हैं है ना कि अपनी शक्ति को पहचाने और अपने ही दमन को बढ़ावा देना बंद करें, यानी कि वो कहना चाहते हैं कि आप आगे आओ और प्रोटेस्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। इन विच पोएम डू द फॉलोइंग लाइन्स ऑकर। किस पोएम में ये फॉलोइंग लाइन आती है, विंटर इज कम एंड गॉन बट ग्रीफ रिटर्न्स विद द रिवॉल्विंग ईयर। कह रहे हैं सर्दी तो आई और चली गई, बट ग्रीफ जो दुख है वो रिटर्न्स वापस आती रहती है विद द रिवॉल्विंग ईयर, यानी कि वापस लौट कर। और कहाँ पूछी गई है, कह रहे हैं किस पोएम में, सैलेस एडोनाइस, कीट्स इंडिमियन, टेनिसन इन मेमोरियन, अर्नोल्ड्स डॉबरविच। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये सैली के एडोनाइस से ली गई है। आप जानते हैं एडोनाइस किस पर लिखा गया था, जॉन कीट्स की डेथ पर लिखा गया था। इन्होंने 1821 में लिखा था एडोनाइस को। ध्यान रखिएगा 495 लाइंस में लिखा गया है टोटल। और इसका मतलब इसमें समझाना चाह रहे हैं कि कड़ाके की ठंडी, यानी कि मौसम, ठंडी का मौसम आता और चला जाता है, लेकिन मेरे जीवन में जो शोक है वो हर साल की तरह वापस लौट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, अकॉर्डिंग टू सैली द वेस्ट विंड इज द ब्रीथ ऑफ। जो वेस्ट विंड है वो ब्रीथ है किसका, स्प्रिंग, ऑटम, समर या विंटर। 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑटम। बसंत ऋतु की बात करते हैं, ऑटम की बात करते हैं, है ना। ओ टू द वेस्ट विंड ये सैली की मास्टरपीस है, मैंने कई बार बताया, कई बार जिक्र कर दिया। तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑफ सैलीज पोएम हैज़ अ स्टोरी फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी। ग्रीक माइथोलॉजी सैली की किस पोएम में है, प्रोमीथियस अनबाउंड, एलास्टर, क्वीन मैब, जूलियन एंड मेडालो। तो 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोमीथियस अनबाउंड ही है, जो कि ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया। प्रोमीथियस जो होता है वो इंसानों के लिए आग ले आता है, तो उसको क्या कर देते हैं, जो देवता होते हैं ज्यूस, उसको पनिशमेंट के रूप में बांध देते हैं। इसीलिए प्रोमीथियस बंधा होता है। जब ये सैली जो लिखते हैं प्रोमीथियस अनबाउंड, यानी कि उसको छुड़ाने के बाद, है ना। एलास्टर, क्वीन मैब, जूलियन मेडालो फेमस पोएम है, कई बार हमने जिक्र किया है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग पोएम इज नॉट रिटन बाई सैली। इनमें से कौन सा पोएम सैली के द्वारा नहीं लिखा गया, ओ टू द वेस्ट विंड, टू अ स्काईलार्क, ओ टू नाइटेंगल, द क्लाउड। 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा ओ टू नाइटेंगल ये तो कीट्स की पोएम है, कीट्स के वीडियो में हमने पढ़ा भी था और फेमस पोएम है ओ टू नाइटेंगल। 1890 इनके समकालीन थे, इनके साथ में ही थे, इसलिए ये ईयर आपको मिलता रहेगा 1819। ध्यान रखिएगा जॉन कीट्स का सबसे प्रोडक्टिव, मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर ऑफ जॉन कीट्स
की पोएम्स के लिए 6 ओट्स लिखा था टोटल उन्होंने। 6 ओट्स में से 5 ओट्स 1819 में आता है, तो ध्यान रखिएगा कि सबसे प्रोडक्टिव ईयर है। और ओड टू नाइटिंगेल जॉन कीट्स की है। इसके अतिरिक्त ओड टू द वेस्ट विंड मास्टरपीस है शैली की, टू अ स्काई लार्क फेमस पोएम, द क्लाउड भी इनका ही है। तो इस तरीके से केवल ओड टू नाइटिंगेल जॉन कीट्स की है। आज के वीडियोज़ में बस इतना ही। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियोज़ में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।